दोस्तों 21 सितंबर का दिन, उस दिन ऐतिहासिक दिन बन जाता है जब महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% सीट आरक्षित करने की मांग करने वाले बिल को राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया जाता है। यह महिला आरक्षण बिल नई संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है। इसके पक्ष में लोकसभा में 454 वोट पड़े थे, जबकि अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में इसका विरोध करने वाला कोई भी नहीं था। दोस्तों, नारी शक्ति अधिनियम के नाम से जाने जाने वाला यह महिला आरक्षण बिल गुरुवार को स्पेशल सेशन के आखिरी दिन पास किया गया। आज पूरा देश इस हिस्टोरिक लेजिस्लेशन को सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन इस बिल को इनेक्ट करने के लिए एक डिलिमिटेशन का प्रावधान भी डाला गया है, जो इस बिल को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पारित हुआ बिल न दिखा करके इसे एक चुनावी जुमले के रूप में दिखाता है। तो आज हम इसी बिल के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे और इस बिल के इतिहास के बारे में भी चर्चा करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह बिल सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में है या फिर बीजेपी सरकार का इसके पीछे कोई चुनावी मुद्दा भी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। महिलाओं को अधिकार देने का ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। The date of the next census is indeterminate. The date of the next delimitation is indeterminate. How are we going to get it? नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है। दोस्तों, संविधान की 128वें संशोधन बिल 2023 को पूर्ण बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। यदि हम इस बिल के महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात करें तो यह बिल लोकसभा और राज्य विधानसभा में 1/3 सीटें वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन की बात को कहता है और यह रिजर्वेशन एससी और एसटी रिजर्वेशन पर भी लागू होता है। अगर हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं जिन पर चुनाव को लड़ा जाता है, जिनमें 84 सीटें शेड्यूल कास्ट और 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। तो बची हुई अनरिजर्व सीटें 412 हैं। तो अब इस 412 जो अनरिजर्व सीटें हैं का 1/3 वुमेन्स के लिए रिजर्व किया जाएगा, जो कि 137 सीटें। और जहां पर बात शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आती है तो शेड्यूल कास्ट के 84 सीटों में भी 1/3 यानी कि 28 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व होंगी और शेड्यूल ट्राइब के 47 सीटों में भी 1/3 यानी कि 16 सीटें फीमेल्स के लिए रिजर्व होंगी। दोस्तों, यहाँ ओबीसी रिजर्वेशंस का कोई भी जिक्र नहीं किया गया, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे चलते हुए बातचीत करेंगे। दोस्तों, यहाँ यह बात जान लेना बहुत ही जरूरी है कि यह बिल पारित तो हो गया है, लेकिन अभी यह लागू नहीं होगा। यहाँ पर एक कंडीशन के बारे में जान लेना जरूरी है जिसके साथ यह बिल को पारित किया गया है। दोस्तों, इस बिल में मेंशन किया गया है कि यह बिल अगले सेंसेक्स के कंडक्ट होने के बाद उस जनगणना पर बेस्ड डिलिमिटेशन के बाद ही लागू होगा। दोस्तों, अगर हम डिलिमिटेशन को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है कि किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीड्रॉ करना और यह डिलिमिटेशन का प्रोसेस नई जनगणना के बाद हमेशा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगर किसी जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो उनका रिप्रेजेंटेशन यानी उनकी सीटें लोकसभा में बढ़ जाती हैं। अगर उनका डिक्रीज हुई है उनकी जनसंख्या तो यह रिप्रेजेंटेशन घट जाता है। दोस्तों, यह वह शर्त है जो इस बिल को अनसर्टेनिटी के रास्तों पर ढकेल देता है, क्योंकि अगले डिलिमिटेशन की कोई फिक्स डेट नहीं है, क्योंकि यह डिलिमिटेशन आखिरी बार जनसंख्या के आधार पर 1973 में हुआ था। दोस्तों, यह डिलिमिटेशन इसलिए 1973 के बाद से जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ है क्योंकि साउथ की जनसंख्या नॉर्थ के मुकाबले बहुत ही कम है और यदि यह डिलिमिटेशन हुआ तो नॉर्थ यानी कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के राज्यों की सीटें लोकसभा में बढ़ जाएंगी, जिससे साउथ का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। और दोस्तों, इस डिलिमिटेशन के प्रावधान के बाद भी अगर यह बिल इनेक्ट हो भी गया तो यह अगले 15 सालों तक लागू रहेगा और इसके बाद पार्लियामेंट चाहे तो कानून बनाकर इसे कंटिन्यू कर सकती है। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पॉलिटिक्स में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई कदम उठाए गए हैं। दोस्तों, पहली बार नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान फॉर वुमेन ने 1988 में पंचायतों से लेकर पार्लियामेंट तक वुमेन रिजर्वेशन की बात कही थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1992 में संविधान के 73 और 74वें संशोधन में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई थी और इन 1/3 रिजर्व सीटों में भी 1/3 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगर आसान भाषा में हम समझें तो अगर कुल सीटें 100 हैं तो इसका 1/3 यानी कि 33 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, तो उन 33 सीटों का भी 1/3 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। दोस्तों,
इसके बाद 2008 में मनमोहन सिंह ने वुमेन रिजर्वेशन बिल को राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पारित तो करा गया था, लेकिन वह कभी इसे लोकसभा में लाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई, क्योंकि उनकी सरकार का समर्थन कर रही पार्टियां इस बिल के समर्थन में नहीं थी। और 2023 में बीजेपी का लोकसभा में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होने के कारण वह इस बिल को पारित करने में कामयाब रहे। दोस्तों, इस बिल के लागू होने से नो डाउट वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा और हमारा देश जेंडर इक्वालिटी की तरफ सही मायनों में आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वुमेन्स का पॉलिसी मेकिंग में भी हिस्सेदारी होगी और पार्लियामेंट में वह भी मुद्दे उठाए जाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से संबंधित है। इस एक्ट से वुमेन्स को लीडरशिप रोल को निभाने में भी प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन यह सब तब तय होगा जब यह बिल लागू होगा। दोस्तों, रिजर्वेशन तभी लागू होगा जब डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन तब होगा जब जनगणना का रिलेवेंट फिगर मौजूद होगा। और यही डिलिमिटेशन इस बिल को बस एक मात्र चुनावी जुमला बनाकर रख देता है। दोस्तों, पिछला जो डिलिमिटेशन हुआ था वो 1973 में हुआ था और बीते इतने सालों में कभी भी डिलिमिटेशन नहीं हुआ। तो इस बात की भी अनसर्टेनिटी आगे बनी रहेगी कि क्या बीजेपी सरकार डिलिमिटेशन करने में कामयाब रहेगी या नहीं। और अगर भाजपा को इस एक्ट को लागू भी करना था तो उसे कोई निश्चित डेट सामने रखनी चाहिए थी, और निश्चित डेट ना बताने के कारण यह बात भी स्पष्ट होती है कि यह बस चुनावी मुद्दा है। दोस्तों, अगर हम इस बिल को एक और नजरिए से देखें तो यह दोबारा डिलिमिटेशन कराने का जरिया भी हो सकता है, क्योंकि अगर डिलिमिटेशन हुआ तो नॉर्थ के स्टेट जैसे कि मैंने पहले बताया कि यूपी, बिहार, पंजाब इत्यादि की बढ़ती जनसंख्या के आधार पर उनकी सीटें भी लोकसभा और राज्यसभा में बढ़ जाएंगी। वहीं साउथ में इनकी पॉपुलेशन उतनी इंक्रीज नहीं होने के कारण साउथ के स्टेट के सीटों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी। और हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ में बीजेपी यानी कि मोदी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, और अगर डिलिमिटेशन के कारण नॉर्थ में सीटें बढ़ी तो बीजेपी का जीतना लगभग तय हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक के रूप में भी देखा जा रहा है। दोस्तों, इस बिल के साथ एक और इशू है कि इसमें ओबीसी वुमेन्स के लिए कोई भी कोटा उपलब्ध नहीं कराया गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि गीता मुखर्जी कमेटी ने 1996 में वुमेन रिजर्वेशन को ओबीसी तक एक्सटेंड करने की बात को सामने रखा था, और ओबीसी का इस बिल में इंक्लूजन ना होना, या फिर इसे कुछ इस तरीके से कहें कि ओबीसी के लिए सेपरेट रिजर्वेशन का ना होना इस बिल की कमी को दर्शाता है। दोस्तों, अगर बात वुमेन एम्पावरमेंट की हो ही रही है तो यह बात जान लेना भी जरूरी है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार जेंडर पैरिटी में इंडिया की रैंक 146 कंट्रीज में 127 की है। यह दिखाता है कि हमारी सरकारों का फोकस जेंडर इक्वालिटी की तरफ नहीं है, और अगर सरकार सच में जेंडर इक्वालिटी चाहती और जेंडर गैप को कम करना चाहती तो इस बिल के एनेक्टमेंट का एक निश्चित डेट जरूर प्रोवाइड करती, जो कि 5 साल, 10 साल, अरे कुछ भी बोल देती। लेकिन दोस्तों, जब भी कभी चुनाव से पहले ऐसे डेवलपमेंट होते हैं ना, तो उनका सीधा असर इलेक्शन रिजल्ट पर पड़ता है। और बीजेपी गवर्नमेंट यह बात जरूर जानती है कि जनरल इलेक्शंस में वुमेन पार्टिसिपेशन पिछले इलेक्शन में 44% से बढ़कर 48% हो गया है, और आगे जाकर यह और बढ़ेगा ही, और इन वोट्स को अपने फेवर में लाना विक्ट्री की तरफ एक कदम हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो यह बिल बहुत अच्छा है, लेकिन इसके इनेक्टमेंट का फिक्स्ड डेट डिसाइड ना कर भाजपा इसका राजनीतिकरण कर रही है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी पार्टी ने किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को चुनाव से पहले उठाया है। अगर हम उदाहरण के लिए देखेंगे तो गवर्नमेंट वैकेंसी में हमेशा यह देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले तक गवर्नमेंट वैकेंसी को रोक के रखा जाता है, और चुनाव आते ही वैकेंसीज को निकाल दिया जाता है, ताकि वह इन वैकेंसी के थ्रू काफी सारे वोट्स अपने खाते में जमा कर सके। और अगर यही सब वुमेन एम्पावरमेंट के केस में हुआ तो हम अपने देश में जेंडर इक्वालिटी कभी नहीं ला पाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।